आमदीद आदाब आप सबको हमारी तरफ से हो। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके गुलिस्तान न्यूज़ का मॉर्निंग शो और आज का मॉर्निंग शो लेकर आपका मेज़बान इशफाक गौहर हाजिर खिदमत है। सामीन नाज़रीन, उम्मीद है कि आप बरोए सेहत होंगे, आप सही और सलामत होंगे और हमारी नशरियात को देखना शुरू कर चुके होंगे। आपको याद दिलाते चले, टीवी पर आप हमें देख ही रहे हैं तो लेकिन आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। यानी अगर आप चाय पी के नाश्ता करके घर से बाहर जाएंगे तो आप नशरियात के साथ जुड़ते रहेंगे, क्योंकि फेसबुक पर बराह रास्त नशरियात चल रही है, यूट्यूब पर आप हमें देख सकते हैं, ट्विटर इंस्टाग्राम पर आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं और साथ साथ हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर भी आप हमारी नशरियात को देख सकते हैं, परख सकते हैं और यहां पर आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। आपको मालूम है कि हमारी कोशिश रहती है कि इस मॉर्निंग शो में आपको अपडेट करें सुबह सुबह कि मुल्क के अंदर क्या कुछ चल रहा है, मुल्क की सियासत किस रविश में चल रही है, किस तरीके से आगे बढ़ रही है। और उसके साथ साथ एक बड़ी बात यह भी है कि हम आपको यह भी बताते चले कि जम्मू कश्मीर की सियासत में क्या कुछ हो रहा है, किस तरीके से आगे बढ़ा जा रहा है और किस तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। तो एक एक करके ये सारी चीजें आपके सामने रखेंगे। एक नया शेड्यूल आया है पावर डिपार्टमेंट का, क्या वो शेड्यूल है उस पर गुफ्तगू करेंगे। एक सर्वे आया है, बड़ा इंपॉर्टेंट और दिलचस्प सर्वे है, वो मुल्क की मुसलमानों के हवाले से, उस पर गुफ्तगू करेंगे कि सर्वे क्या कुछ कह रहा है और भी कुछ अहम तरीन वाक़ात और अहम तरीन बातें आपके साथ शेयर करेंगे एक एक करके। और 9:40 जब तीसरे पड़ाव पर आएंगे आप और हम बात करेंगे आपके मसाइल को हुकूमत तक पहुंचाने का एक सुनहरी और बेहतरीन मौका है। घर बैठे आप फोन लाइन पर कॉल करेंगे, बराह रास्त हमारे साथ बात करेंगे और अपनी आवाज को बुलंद करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया तक पहुंचा सकते हैं आप, इस उम्मीद के साथ कि मसले का हल भी हो। तो इस तरीके का जी शेड्यूल और फॉर्मेट रहेगा। लेकिन चलते हैं सबसे पहले पड़ाव पर और याद माजी को याद करते हैं, यानी याद करते हैं उन बातों को जो आज के दिन 7 दिसंबर को पेश हुई वाक़ात है। उन वाक़ात में चंद अहम तरीन वाक़ात आपके सामने रख रहे हैं आसिफ रशीद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। प्रोग्राम सलाम जेके दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त आप देख रहे हैं हमारे साथ। 10 बजे तक हमारा और आपका साथ रहेगा। आखिरी 20 मिनट स्क्रीन पर दिए गए नंबरात पर आप राब्ता कर सकते हैं, कॉल करें, इस प्रोग्राम में अपनी बात रखें। लेकिन तय फॉर्मेट के मुताबिक आगाज करते हैं हिस्ट्री ऑफ द डे से। माजी में आज के दिन क्या कुछ हुआ है और 7 दिसंबर क्यों अहम दिन है दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक के लिए, यह बताना इंतहाई जरूरी है। सबसे पहले आपको बताएं कि 7 दिसंबर यानी आज का दिन साल 2002 में अमेरिका ने आज ही के दिन अफगानिस्तान में हवाई हमलों का आगाज किया था। कल हमने आपको बताया था कि अफगानिस्तान के अंदर 2001 में 6 दिसंबर के दिन तालिबान ने हथियार छोड़े थे और 2002 में अमेरिका ने फिजाई हमलों का सिलसिला शुरू कर दिया था। साल था 2004, हामिद करजई अफगानिस्तान के सदर के ओहदे का उन्होंने हल्फ उठाया था। तारीख थी 7 दिसंबर। 1971 में आज ही के दिन नूरुल अमीन पाकिस्तान के 8वें वजीर आजम मुकर्रर हुए और साल 1981 में स्पेन नेटो का कारकुन बना। तारीख आज की थी और साल था 1981। 1895 में आज ही के दिन अम्बालगी की जंग हुई जिसमें हबशियों ने अतालवी अफवाज को शिकस्त दी और भारतीय मुसल्लह अफवाज का परचम यानी जो आर्मी का फ्लैग है उसका दिन भी आज मनाया जाता है और साल 1949 से इसकी शुरुआत हुई थी भारत के अंदर। साल 1941 था, दिन आज का था और जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर मशहूर फिजाई हमला किया था दूसरी जंग अजीम के दौरान। इसके अलावा आज ही का दिन साइंसदानों के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि भाप से चलने वाला पहला जहाज एंटरप्राइज 1825 में 7 दिसंबर को यानी आज के दिन कोलकाता शहर पहुंच गया था। चलिए जी, ये तो थे मामला जनाब माजी के। अब जरा आज की बात भी आपको बताते हैं और आज की बात क्या कुछ है। सबसे पहले हम बताते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने दिसंबर के पहले हफ्ते में क्या फैसला लिया, क्योंकि साल 2020-21 का सालाना बजट अपने अख्तिताम की ओर जा रहा है। मार्च क्लोजिंग होती है फाइनेंशियल ईयर की और अक्सर हम देखते हैं कि जनवरी, फरवरी और मार्च के वस्त तक बहुत ज़्यादा बिलिंग होती है, बहुत ज़्यादा टेंडर्स की पैसा निकालने की कोशिश होती है। इस पर अगर लगाम कसी गई है और किफ़ायत शारी का मामला सामने रखा है लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने। लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया का फैसला है कि किफ़ायत शारी के इकदाम उठाए गए हैं
और ये सिर्फ इसलिए किया गया है ताकि अखराजात और आमदन को बरकरार रखा जाए, यानी जो आमदनी है और अखराजात है उनमें बैलेंस मेंटेन हो, उसको बैलेंस किया जाए, इसलिए किफायत शारी के इक़दाम उठाने का फैसला ले लिया गया है। अब इन फैसलों में क्या कुछ हुआ है? सबसे पहले हाई प्रोफाइल डिनर, हाई प्रोफाइल ब्रेकफास्ट और जितनी भी आपकी ये फंक्शंस हुआ करती जिसमें खाने पीने का इंतजाम सरकारी तौर पर होता था, उस पर मुकम्मल तौर पर ऑफिशियल डिनर और लंच पर पाबंदी एलजी इंतजामिया ने लगा दी है। और ये इख्तियार सिर्फ और सिर्फ चीफ सेक्रेटरी और लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दिया है कि वो इस बात का तयन करे कि इस मीटिंग के अंदर क्या खाना खाना है, नहीं खाना है, कितने लोगों ने खाना है, किसने बनाना है और कितना पैसा इस पर खर्च करना है। सिर्फ और सिर्फ लेफ्टिनेंट गवर्नर इसकी मजाज होंगे या उसके बाद चीफ सेक्रेटरी साहब इसका फैसला कर सकते हैं। इसके बाद ये दूसरा बड़ा फैसला जो आया है वो ये आया है कि अब कोई भी नई गाड़ी मौजूदा रवा साल के दौरान नहीं खरीदी जाएगी। बहुत सारे अकाउंट्स के हेड्स के अंदर पैसा होता है और वो क्या करते हैं, बाद में गाड़ियां खरीदते हैं। लेकिन इस बार सरकार ने क्लियर कर दिया आपके अकाउंट में पैसा है, रहने दीजिए, आप गाड़ी नहीं खरीदेंगे। और आज से इस कानून का इतलाक हो गया है। 10% इकोनॉमिक कट जो हुआ है वो ओई, एलटीसी, टेलीफोन, पीओएल, रिसर्च, सर्वे, हॉस्पिटैलिटी पर कर दिया गया है। 10% बजट की कटौती इसमें लगा दी गई है। और इसके साथ साथ कैंप्स और सेमिनार्स, ट्रैवल एक्सपेंसेस को पर भी इसी तरीके की पाबंदी जो है वो आयद रहेगी। और ये जनाब इसके पीछे की वजह जो मैंने पहले ही बताया कि आमदनी और खर्चे को बैलेंस रखने के लिए ये किफायत शारी के इक़दाम सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि फिजिकल डिसिप्लिन को मेंटेन करना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है और इसको लेते हुए अब कई और इक़दाम भी उठाए गए हैं। और ये जो हुक्मनामा है, ये जो ऑर्डर रात देर गए महकमा खजाना की तरफ से जारी किया गया है, इसका इतलाक आज से शुरू हो गया है। सरकारी, गैर सरकारी, यानी एक तो सरकारी दफ्तर है, दूसरे ऑटोनॉमस बॉडियां हैं, इन पर भी इस हुक्मनामे का इतलाक जो है होगा। और उन सभी इदारों पर जो बराह रास्त या बिलवास्ता सरकार से फंड लेते हैं उन्हें भी इस तरीके के इक़दाम जो है वो उठाने होंगे। फाइनेंशियल कमिश्नर जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भी हैं, उनकी सदारत में मीटिंग मुनक्किद हुई और उसमें यह कहा गया कि लास्ट क्वार्टर जो फाइनेंशियल ईयर का है इसमें 30% बजट एलोकेशन जो है वो मार्च के महीने में आप खर्च कर सकते हैं, इसके बाद आप इसको नहीं करेंगे जी। ये टोटल आउटले जो है वो दिया गया है। और अब इसका इतलाक जब ऑर्डर आया है तो नीचे मॉनिटरिंग्स भी होंगी। और ये मॉनिटरिंग कैसे होगी? डायरेक्टर फाइनेंस, इसके मजाज अफसर जो ऊपर देखेंगे, फाइनेंस कोड अफसर एक और है जो इसको देखेंगे, फाइनेंशियल एडवाइजर्स, यानी हर डिपार्टमेंट का एक फाइनेंशियल एडवाइजर है, चीफ फाइनेंशियल एडवाइजर है, उन्हें यह हुक्म दे दिया गया है कि वो स्पेशली मॉनिटर करें जी अपनी बुक बैलेंस को और किसी भी तरीके से जो इक़दाम किफायत शारी के उठाए गए हैं इससे बाहर ना जाए। और साफ कर दिया गया कि जो अफसर इससे बाहर पाया गया कार्रवाई होगी। किफायत शारी का इक़दाम उठाया है जी लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने। देखना होगा कि कितना सूदमंद और बाअसर होगा। क्या ये पहली बार हुआ है? ये बड़ा सवाल है। तो जहां तक मेरी यादाश्त मुझे याद है तो मुझे फ़ायदा दे रही है वो यही है कि माजी में भी साबिका हुकूमतों ने कई बार इस तरीके के इक़दाम उठाए थे, लेकिन बाद में जब CAG की रिपोर्टें आई तो पता लगा कि जनाब हुक्म हाकिम तो हुआ था लेकिन इतलाक कहीं पर नहीं था। लेटेस्ट होप सो ये किफायत शारी का ऑर्डर जो आया है ये पूरे साल चले, न कि इस क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर पर हो, क्योंकि हमारी आमदनी और हमारे रिसोर्सेज और हमारे जो खर्चे हैं वो काफ़ी अलग अलग है। खर्चा हमारा ज़्यादा है, रिसोर्सेज हमारे पास कम है। और अगर इस तरीके के किफायत शारी के इक़दाम उठाए जाते हैं तो इसके मौसर और बेहतर नताइज ज़रूर मुआशरे के अंदर देखने को मिल सकते हैं। बढ़ते हैं जी आगे। बात जरा बिजली की भी आपको आज से बताएंगे। बिल्कुल, बात जरा बिजली की भी करते हैं, क्योंकि पिछले दिनों एक शेड्यूल जारी हुआ जिस पर सवाल काफी ज्यादा उठाए गए थे, लेकिन उसके बाद नया बिजली का शेड्यूल भी सामने आया है जिस पर अब शायद परेशानी और भी रह सकती है। और आसान लफ्जों में कहें तो अंधेरा अब भी कायम है और बरकरार रहेगा, क्योंकि मीटर्ड और नॉन मीटर्ड एरियाज के अंदर नई शेड्यूल के मुताबिक कितने घंटों की कटौती दिन भर रहेगी ये जरा आपके सामने रखते हैं। महकमा बिजली की तरफ से एक तो साफ कर दिया कि इस बार सरमाई कटौती शेड्यूल जो है वो जारी हुआ है और
रिकॉर्ड आंख मचोली जारी रहेगी बिजली की। याद रखिएगा, सरकार के दावों के बीच आज के वक्त में भी बिजली का निजाम दुरुस्त करने के लिए मुसलसल मीटिंगें हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कटौती कितनी होगी आने वाले कुछ दिनों के अंदर नए शेड्यूल में साफ कर दिया गया है। और इस बात का बाजाबता तौर पर अंदिया दिया गया है कि 2800 मेगावाट के बरक्स महकमा सिर्फ 1750 मेगावाट बिजली देने की पोजीशन में आज के वक्त में है। लिहाजा फिर कटौती के बगैर कोई और सूरत नजर नहीं आती जिस पर इस वक्त मुतलका हुकाम अमल दरामद करने जा रही है। कई मीटिंग पिछले दिनों के दौरान हुई, लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर इनमें शामिल हुए, सूबाई कमिश्नर रहे, इंतजामी सेक्रेटरीज रहे। इन मीटिंग्स का मकसद ये था कि वादी के अंदर और जम्मू के अंदर सरमा के दौरान कम से कम बिजली कटौती हो, लेकिन इसके बावजूद भी नए शेड्यूल के मुताबिक 6 से 7 घंटे बताया यह जाता है कि पिछले साल तकरीबन 4 से 4.5 घंटे जो बिजली कटौती की जाती थी सरमा के दौरान, उससे कहीं 2 गुना इजाफा कर दिया गया है। जो अब बिजली कटौती मीटेड और नॉन मीटेड एरियाज के अंदर मिलाकर दिन को रहने वाली है, यानी रात को नहीं बल्कि दिन को ये होगी, जिसके लिए अब तैयारी की जा रही है। और डिमांड जो है वो पूरी तरीके से महकमा बिजली सप्लाई नहीं कर पा रहा है। 2800 मेगावाट बिजली चाहिए, पोजीशन महकमे की यह है कि वो सिर्फ 1750 मेगावाट बिजली ही दे सकता है। लिहाजा मुतलका हुकाम के मुताबिक इस बार 4 से 5 मीटर्ड एरियाज में और नॉन मीटर्ड एरियाज में 6 से 7 घंटे तक बिजली की कटौती होगी इशफाक, जो कि मुश्किलें फिलहाल बढ़ने वाली हैं। इसमें ज्यादा फर्क मुझे नजर नहीं आ रहा कि मीटर इलाके में 4.5 से 6 घंटे तक कटौती रहनी है और मीटर्ड इलाकों में जी जो बगैर मीटर के इलाकों में आपने 7 घंटे की कटौती कर दी है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सरकार का मानना है, पहले जरा माजी में चलते हैं। गर्मियों के दौरान लगातार हमने मीटिंग्स देखी और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, पावर कमिश्नर, चीफ इंजीनियर, सभी लोग ये एश्योर करते रहे कि जनाब सर्दियों की दस्तक जो ही शुरू होगी वादी कश्मीर के अंदर बिजली का बहरान नहीं होगा इस बार, और लगातार ये एश्योरेंस देते रही सरकार। लेकिन एश्योरेंस का जब इन वादों को वफा करने का वक्त आया और सरमा ने दस्तक दी, पहली बर्फबारी हुई, तो पता लगा कि सरकार के जो बड़े दावे थे वो लगभग डगमगाने शुरू हो गए और पहला कटौती शेड्यूल सामने आया। पहला कटौती शेड्यूल जब सामने आया तो लोगों ने आवाज उठाई, भाई साहब चलिए ठीक है, कटौती शेड्यूल तो आ गया, जरा इस पर कायम रहिए। कहा गया कि जनाब लोड शेडिंग इसलिए बढ़ रही है क्योंकि जो सारिफीन है वो ज्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी एरिया में हमारे पास 20 किलोवाट की जरूरत है तो वहां पर 40 किलोवाट जा रहा है, तो हम कहां से लाएं? और इस वक्त जो मोटा मोटा फिगर है वो 2800 किलोवाट की जरूरत है और हमारे पास उतनी बिजली है नहीं। यही वजह है कि अब कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन KPDL जो है उनकी तरफ से नया शेड्यूल जो है वो सामने आया है और ये नया शेड्यूल बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब हंगामा आप देखेंगे जी श्रीनगर के होना है आने वाले दिनों में। और ये माना जरा कि ये जो डिमांड हमारी 2800 मेगावाट की है और सप्लाई हमारे पास 1750 मेगावाट की, तफावत आप समझ सकते हैं, इसलिए ये किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि सरकारी इदाद-ओ-शुमार जो हमारे पास दिए गए हैं वो ये है कि जनाब लोड एग्रीमेंट जो कंज्यूमर का है, सार्फिन का है, आपका हमारा जो एग्रीमेंट महकमा बिजली के साथ है सूबा कश्मीर के अंदर, वो है जी 860 मेगावाट, 860 मेगावाट। और सरकार का मानना है कि जनाब 860 मेगावाट के बदले में हम 1700 मेगावाट दे रहे हैं। अगर आप इस आंकड़े को देखेंगे तो फिर तो ये काफी अच्छा है। 860 ही हमारा एग्रीमेंट और 1700 दे रहे हैं, डेट मीन्स हमारे पास सरप्लस बिजली आ रही है, लेकिन उसके बावजूद ही कटौती है। डेट मीन्स कि या तो एग्रीमेंट पूरे नहीं हुए हैं, मीटर नॉन मीटर एरियाज में पूरा काम नहीं हो रहा है और लीकेज बहुत ज्यादा है, हुकिंग बहुत ज्यादा है। ये आंकड़े मेरी नजर में शायद इसी तरीके से बात बता रहे हैं। और अब जब ये सूरत हाल आपके सामने है तो अब आप कमर कस लीजिएगा क्योंकि बिजली कटौती का नया ऐलान हो गया है। मीटर और नॉन मीटर एरियाज में ज्यादा फर्क नहीं रहेगा, दिन में भी बिजली कटेगी, साथ साथ रात में भी बिजली कटेगी। जब मैं आपके साथ इस खबर को शेयर कर रहा हूं तो बहुत सारे इलाके से लोग ये लिख रहे हैं कि जनाब पेशेंट है तो क्या करें। जनाब बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन महकमा बिजली के हाथ भी शायद खाली पड़े हैं। यही वजह कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब लगातार मीटिंग्स दिल्ली में कर रहे थे। कल भी हमने आपको बताया कि तवानाई के वजीर के साथ उनकी मीटिंग हुई है और बिजली शेड्यूल को कैसे मुरतब किया जाए, कैसे इसको और बेहतर बनाया जाए। शायद एडिशनल बिजली NHPC से ली जाएगी, वो दी जाएगी, या कोई और निज़ाम चालू किया जाएगा। लेट अस होप सो कि ये इतनी कटौती ना हो, क्योंकि विंटर्स में जब माइनस पारा चला गया हो
उसमें अगर ये सूरत हाल बनती है तो ज़रूर लोग परेशान होंगे और उस परेशानी का असर आने वाले दिनों में भी देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल खबर यह है कि जनाब कटौती का ऐलान हो गया है। वहीं दूसरी जानिब एलजी इंतजामिया की जानिब से जम्मू कश्मीर में बिजली बहरान पर काबू पाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। हुकूमत लोगों के लिए 24 घंटे बिजली फराहम करने के पर काम कर रही है। मनोज सिन्हा साहब का ये दावा है और दिल्ली में लगातार उनकी मीटिंग जो है वो हुई है। वो मीटिंग्स कितना रंग लाएंगी इसके लिए थोड़ा सा हमें इंतजार करना होगा, लेकिन कमर के बांध लीजिएगा क्योंकि नया शेड्यूल का इतलाक हो गया और ऐलान भी कर दिया गया है। बढ़ते जी आगे, बात जरा उन यतीमों की करते हैं जो कोरोना वायरस की वजह से हुए, यानी कोविड की वजह से वालिदैन की वफात हुई, वालिद की वफात हुई, वालिदा की वफात हुई और उसके बाद जो सूरत हाल गुज़श्ता दिनों हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई और आपको बताया था कि किस तरीके से श्रीनगर से बाहर लोगों को भेजा जा रहा था, बच्चियों बेटियों को बेचने की कोशिशें हो रही थी। अब सरकार ने भी नकेल कस ली है और समाजी बहबूद की जो महकमा समाजी बहबूद है उसके रिव्यू मीटिंग के दौरान कई अहम तरीन फैसले लिए गए हैं। फैसले बताएंगे आपको आसिफ रशीद। बिल्कुल, मरकजी सरकार की तरफ से यूनियन टेरिटरीज और रियासतों को कहा गया था कि वो उन सभी बच्चों की शनाख्त करें जो कोविड-19 के दौरान अपने किसी प्यारे को या वालिदैन में से किसी एक को, वालिद या वालिदा को खो चुके हैं, उन सभी की फहरिस्त तैयार की जाए। यूटी सतह पर जब काम शुरू हुआ तो लेफ्टिनेंट गवर्नर की सदारत में एक मीटिंग हुई। उनने डिप्टी कमिश्नर को कहा, इसमें चीफ सेक्रेटरी मौजूद थे, दोनों सूबाई कमिश्नर मौजूद थे, इसके अलावा पुलिस के आला अफसरान मौजूद रहे थे। मीटिंग में यह फैसला लिया गया था कि लोकल लेवल पर बाकायदा एक सर्वे किया जाए जिसमें ये पता चले कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने बच्चे ऐसे हैं जो कोविड-19 के दौरान मुतासिर हुए हैं या फिर उनके वालिदैन में से किसी एक की मौत हुई है। इन सब का जो डेटा सामने आया है, जो तफसीलात, जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से बाकायदा एक ड्राइव चलाई गई जिसमें पता चला कि कोविड के दौरान 693 बच्चे हैं जो यतीम हुए हैं। इनका मरकजी सरकार की जानिब से हालांकि कोविड से मुतासरा अफराद के लिए जो खुसूसी मुराद देने का या एक तरह से मुआवजा कह लीजिए उसकी देने की बात सरकार की तरफ से कही गई थी। ये जो 693 कोविड मुतासरा बच्चे हैं जो फहरिस्त तैयार की गई है, इनको मरकजी सरकार की मदद से अब इनकी बाकायदा रजिस्ट्रेशन होगी और जो सरकार की तरफ से इन्हें पैसा दिया जाएगा वो इन बच्चों के मुस्तकबिल को बेहतर बनाया जाए उसके लिए खर्च करेगी जम्मू कश्मीर इंतजामिया। चीफ सेक्रेटरी ने मुतलका अफसरान के साथ मीटिंग करके भी इस बात को यकीनी बनाने पर जोर दिया है, यानी मरकज जो मदद करेगा उसकी मदद से जम्मू कश्मीर इंतजामिया इन बच्चों तक पहुंचेगी। तीसरी बात यह कि बच्चों के अंदर ये जो सभी 693 बच्चे हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है वो इनकी बेहतरी के लिए नए आंगनवाड़ी सेंटर्स भी खोले, यानी जो ऑलरेडी सेंटर्स हैं वहां पर चूंकि ड्राइव के तहत भी काम शुरू होता है, लेकिन बच्चों के लिए अगर जगह ना हो तो यूटी के अंदर जहां पर मुतासरा बच्चों की ज्यादा तादाद है वहां पर मुतलका महकमे को कहा गया है कि वो इस डेटा को सामने रखकर जो फहरिस्त 693 बच्चों की तैयार की है वो इनके लिए बाकायदा नई आंगनवाड़ी सेंटर्स भी शुरू कर सकता है और इनके अंदर यहाँ पर ये तालीम भी, जो बुनियादी तालीम है वो इनको दी जा सकती है। और जो सरकार की तरफ से खुसूसी मुराद का कोविड के दौरान अनाउंसमेंट हुई थी, उन बच्चों के लिए अब ये रजिस्टर आसानी से करवा सकेंगे 693 बच्चे, क्योंकि ये सरकार के नोटिस में आ गए हैं। इनकी सरकार के पास 693 बच्चों की लिस्ट आ चुकी है और महकमा समाजी बहबूद ने तमाम डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर्स के डेटा के मुताबिक ये फहरिस्त तैयार की है जिसके तहत इनको सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से ऐलान जो किया गया था कि इन बच्चों को जो कोविड के दौरान अपने किसी प्यारे को खो बैठे हैं उनकी मदद की जाएगी, तो फाइनेंशियल असिस्टेंस भी इनको मिलेगी और मजीद आंगनबाड़ी सेंटर्स खोलने के लिए भी हिदायत जारी कर दी गई हैं चीफ सेक्रेटरी की तरफ से और कंसर्न डिपार्टमेंट को ये सारे इकदाम करने हैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर्स के साथ मिलकर। बढ़ते हैं आगे, बात जरा अब आरएसएस के हवाले से करते हैं। आपको याद है कि पिछले काफी रोज से जम्मू कश्मीर के साबिक जो वज़रा आला हैं, जिनमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हों, महबूबा मुफ्ती हों या फिर उनके साथ उमर अब्दुल्ला हों, वो काफी ज्यादा सुर्खियों में हैं। बयान खिता चनाब से पीर पंचाल तक, जम्मू से लेकर कश्मीर वादी तक सामने आए और इनके बयान जम्मू कश्मीर के अंदर जो तब्दीलियां 5 अगस्त 2019 के बाद रहीं उस सारी तब्दीली को लेकर आते रहे और इसी का नतीजा हमने ये भी देखा कि महबूबा मुफ्ती पीडीपी सदर कल पार्टी कारकुनान के साथ दिल्ली के अंदर एहतजाज करती नजर आई, लेकिन अब इस पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया गया आरएसएस लीडर इंद्रेश कुमार की जानिब से। इंद्रेश कुमार की तरफ से बयान जारी किया गया है और दोनों लीडरों को आड़े हाथों लेते हुए उनके बयानों पर सख्त नुक्तेचीनी की गई है। अवलन फारूक अब्दुल्ला
के हवाले से इंद्रेश कुमार जो आरएसएस के सीनियर लीडर है और जम्मू कश्मीर के हवाले से काफी एक्टिव है, उनका मानना है कि अगर फारूक अब्दुल्ला मुल्क के अंदर महफूज नहीं है और उन्हें घुटन महसूस हो रही है तो वो पाकिस्तान चले जाए। और इसी तरीके से महबूबा मुफ्ती के दिल्ली के एहतजाज पर भी सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि यह मुल्क की जमहूरियत का ही हिस्सा है कि महबूबा मुफ्ती दिल्ली में बैठकर धरना दे रही है। जहां एक तरफ से इंद्रेश कुमार का यह बयान आया, वहीं पर बीजेपी के कई लीडरों ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर महबूबा मुफ्ती के बयान को और महबूबा मुफ्ती के प्रोटेस्ट को एक बड़ा ड्रामा करार दिया है और कहा है कि राकेश टिकैत की तर्ज पर अब दिल्ली में खीमा जन है महबूबा। कुछ लोगों का ये मानना है और कुछ लीडर्स ने अपने सोशल मीडिया साइट का इस्तेमाल करते हुए अपने ख्यालात का इजहार कुछ इस तरीके से किया है कि कश्मीर और जम्मू से जमीन खिसकने के बाद चंद हवारियों के साथ बैठी महबूबा दिल्ली के अंदर, ये भी कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा गया। लेकिन जहां महबूबा मुफ्ती के ये लिखा जा रहा है, वहीं पर फारूक अब्दुल्ला पर भी ताबड़तोड़ हमले जो है वो सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला की अदम मौजूदगी पार्लियामेंट के अंदर और इंतहाई हसास मामलात पर न बोलने पर आड़े हाथों लिया जा रहा है फारूक अब्दुल्ला को और कहा जा रहा है कि जब क़यादत को बोलने का वक्त होता है तो फारूक अब्दुल्ला ऐवान से गायब क्यों रहते हैं, सवाल पूछा जा रहा है सोशल मीडिया पर। जी आसिफ, बिल्कुल, ये तो बात थी। आरएसएस का रद्देमल इस पर सामने आया है और दोनों लीडरान को नसीहत दी जा रही है कि अगर यहां किसी किस्म की तकलीफ है तो मुल्क की शहरियत छोड़कर सरहद पार भी जा सकते हैं। बात जरा आरडीडी महकमे की भी करते हैं, चूंकि ये वो महकमा है जो जम्मू कश्मीर के तमाम गांव देहात की तामीर तरक्की को यकीनी बनाता है और अहम मंसूबों पर करोड़ों रुपए साल दर साल खर्च भी करता है। लेकिन इन सब के बीच में जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायतों को बाख्तियार बनाने की जो कसम लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने खाई थी, मरकज के उस फैसले के बाद कि जम्मू कश्मीर के अंदर पहले पंचायती इंतखाबात हुए, उसके बाद डीडीसीज और डीडीसीज इंतखाबात हुए और डायरेक्ट पंचायत मेंबरान के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर जमीनी सतह पर तामीर तरक्की को यकीनी बनाने का जम्मू कश्मीर में भी दावा मुसलसल होता रहा। लेकिन पंचायतों को बाख्तियार बनाने का ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर आज भी नहीं हो सका, क्योंकि इंतजामी काउंसिल जम्मू कश्मीर के अंदर मीटिंग्स तो कर रही है लेकिन 7 महीनों के बाद भी मीटिंग के बाद भी जमीनी सतह पर कोई अमल नहीं हो सका और अफसरान की गैर संजीदगी का ये आलम है कि महकमे का कामकाज भी मुतासिर तो होता ही है, लेकिन मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जहां पंचायतों को बाख्तियार बनाने का जो ख्वाब लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने दिखाया या देखा जा रहा है मरकजी सरकार के साथ मिलकर, तो वो आज के वक्त में भी पूरा नहीं हो पाया। जनाब, इसकी बड़ी वजह और एक मिसाल के तौर पर हम ये आपके सामने रख देते हैं कि फरवरी 13 तारीख 2021 को एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का इजलास जिसकी सदारत लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने की, उसमें यह फैसला लिया गया कि ओवरऑल किया जाएगा जी फील्ड एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो है जो पंचायतों को सपोर्ट करती है उसको रैशनलाइज किया जाएगा, उसको और बेहतर बनाया जाएगा और एग्जिस्टिंग कैटेगरीज और पोस्ट को जो है वो फिल किया जाएगा जनाब रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर, ताकि 73rd अमेंडमेंट के बाद जिस तरीके से पंचायती टायर पूरा मुकम्मल तौर पर इफेक्ट चल रहा है ये और ज़्यादा स्मूथली और ज़्यादा बेहतरी के साथ आगे बढ़े। लेकिन इस वक्त की जो खबर सामने आ रही है कि फरवरी के बाद अब दिसंबर के वस्त तक हम आ रहे हैं, इस एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन का इतलाक अभी तक भी नहीं हुआ है। अब ये क्या करना था, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत एक नेसेसरी कदम था, उस पर भी कोई ज्यादा काम नहीं हुआ है और उसके बाद यह भी कहा गया था कि जनाब असिस्टेंट कमिश्नर पंचायत डिप्यूट किए जाएंगे, पोस्ट को क्रिएट किया जाएगा यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर और कई माह गुजरने के बावजूद भी असिस्टेंट कमिश्नर पंचायत बनाया नहीं गया बल्कि एडिशनल चार्जेस के तौर पर कहीं कहीं पर किसी को दे दिया गया, जिसकी वजह से जो मुकम्मल काम होना चाहिए था वो हो नहीं पाया। इधर यह भी माना जा रहा है कि यह भी फैसला हुआ था एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के अंदर कि कुछ और मुख्य सेवा पंचायत सुपरवाइजर, लेडी प्रोजेक्ट ऑफिसर, कोऑपरेटिव एक्सटेंशन ऑफिसर, प्लांटेशन रेंजर, रोड रोलर ऑपरेटर, कातिब, फोटोग्राफर, ये जी ऐसी कुछ चीजें हैं जो पंचायतों के साथ जोड़ी जाएंगी ताकि पंचायतों का निजाम और काम मजीद फाल, मुतहरिक और बेहतर हो। कहा जा रहा कि फैसला तो बड़ा अच्छा था, ग्रासरूट लेवल पर और ज्यादा बेहतरी के साथ इसको देखा जा सकता था, लेकिन सिर्फ मीटिंग तक ही महदूद हुआ और अभी तक कोई बड़ा कदम इस पर नहीं उठाया गया। यही वजह है कि जो इलेक्टेड लोग हैं पंचायतों के वो लगातार ये कह रहे हैं कि जनाब
बड़ा अच्छा मंसूबा था जी चुनाव में आने का, हमने चुनाव लड़े और उस वक्त लड़े जब शायद ही कोई ये सोच सकता था चुनाव का, लेकिन हम आए मैदान में और ये उम्मीद थी कि इलाके में जाकर हम अपनी तरक्की और इलाके की तरक्की को यकीनी बना सके। न तो इलाके की तरक्की कहीं पर हो रही है और ना ही अकाउंटेबिलिटी अभी तक पूरी तरह से आ पा रही है। और जिस अमेंडमेंट के लाने के बाद जश्न बनाया गया था कि अब हर एक चीज बाइख्तियार और डाउन द लाइन जो है वो इख्तियारात चले गए हैं, वो अभी भी बंद कमरों और एसी रूम्स तक ही महदूद है। वो इस एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन की इंप्लीमेंटेशन न होने की वजह से एक वाजिया दलील भी सामने आ रही है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे, एक सर्वे की भी कहानी बताएंगे आपको, और आपको बताएंगे कि ड्रग्स की सूरत हाल क्या कुछ हमारे पास है, सरहदों पर ड्रोन के जरिए से क्या कुछ किया जा रहा है, और कुल मिलाकर कोविड और नए वायरेंट ने क्या कुछ तबाही मचा दी है। छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।